जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक विषय के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश की भारतीय शिक्षा क्या है उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो उनके अंतर्गत हम जानेंगे आधुनिक विश्व व शालेय शिक्षा। आज देखें तो आधुनिक विश्व में अर्थात केवल एक देश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरे विश्व की बात हो रही है में शालेय शिक्षा अर्थात जो स्कूली शिक्षा है वह कैसी है और इसकी आवश्यकता क्यों है। कहने का तात्पर्य है कि आज आधुनिक विश्व को शालेय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। क्या शालेय शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों का, उद्योगों का, अनेक प्रकार के कृषि के संसाधनों का हम विकास कर सकते हैं या उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1 आधुनिक विश्व और शालेय शिक्षा। अध्याय के उद्देश्य आधुनिक विश्व के प्रमुख लक्षणों से परिचय पाना, कौन कौन से लक्षण है जानेंगे। दूसरा है आधुनिक औद्योगिकरण, राष्ट्रवादी राज्य, लोकतंत्र का आपसी रिश्ता समझना, मतलब तीनों का आपसी रिश्ता क्या है को जानेंगे। तीसरा है आधुनिक विश्व में गैर बराबरी की समस्या और शिक्षा की भूमिका पर प्रारंभिक विचार, है ना। गैर बराबरी मतलब किस प्रकार आज असमानता है, ठीक है, आधुनिक विश्व में असमानता है और शिक्षा की भूमिका क्या है। तो सामान्य परिचय, इस पाठ में आधुनिक विश्व की पहचान कराने का प्रयास किया गया है। आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख आयाम औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य, लोकतंत्र और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विवेचन किया गया है। साथ ही शालेय शिक्षा पर पड़ने वाले इनके प्रभाव की भी चर्चा की गई। मतलब इस पाठ में हम पढ़ेंगे 3 लक्षण, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य और तीसरा है लोकतंत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनमें क्या संबंध है उनके बारे में जानेंगे और आधुनिक विश्व में असमानता किस प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है इनके बारे में जानेंगे। तो 3 लक्षण देख लेते हैं। शालेय शिक्षा का उद्गम आधुनिक काल में हुआ, जिसका उद्देश्य पूरी आबादी को कुछ सामान्य बातों में शिक्षित करना था। पूरी आबादी के लिए एक सामान्य शिक्षा क्यों हो, अर्थात पूरी आबादी के लिए एक सामान्य शिक्षा क्यों हो, उसमें क्या सामान्य बातें हो, उसे कौन तय करे, उसे लागू कैसे करें, यह सब विचार व वाद विवाद के मुद्दे हैं। शालेय शिक्षा के स्वरूप व जरूरत को समझने के लिए पहले हमें आधुनिक समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना होगा जिनके संदर्भ में शाला शिक्षण का उद्भव हुआ। अब इसमें कहा गया आधुनिक समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना होगा, इसके लिए शाला शिक्षण का उद्भव हुआ। मतलब उनको समझने के लिए शाला शिक्षण का विकास हुआ या जन्म हुआ। मोटे तौर पर कहा जाए तो आधुनिक युग के कई लक्षण हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से उनकी सूचियां बनाएंगे। मतलब आधुनिक युग के बहुत सारे लक्षण हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उनके लक्षण बताएंगे। जिस प्रकार हम किसी वस्तु की लक्षण बताते हैं, किसी मनुष्य की चारित्रिक विशेषताएं बताते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक उसी प्रकार अपने अपने हिसाब से ये आधुनिक विश्व के लक्षण बताएंगे। यहाँ हम 3 ऐसे लक्षणों की चर्चा करेंगे जिसे हम शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हैं। ये 3 हैं औद्योगिकरण, राष्ट्रवादी राज्य, लोकतंत्र। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। दूसरा है राष्ट्र राज्य, यह राष्ट्रवादी राज्य है। तीसरा है लोकतंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं हम औद्योगिकरण को, ठीक है। औद्योगिकरण को समझते हैं। यह शब्द एक ऐसी उत्पादन प्रणाली की ओर इशारा करता है जिसमें बड़े पैमाने पर एक सी चीजों का उत्पादन होता है, जिसे बड़ी संख्या में मजदूर दूर दराज से लाए गए कच्चे माल को कीमती मशीनों की मदद से बड़े बड़े
कारखाने में बनाते हैं। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के साधनों में मशीनों का उपयोग जिनसे उत्पादन की क्षमता और ज़्यादा वृद्धि हो। एक बार और, औद्योगिकरण का तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों में मशीनों का उपयोग जिससे उत्पादन क्षमता में अधिक से अधिक वृद्धि हो, आर्थिक विकास हो और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो, है ना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार के कच्चे माल को मशीनों की मदद से पक्के माल बनाया गया और औद्योगिकरण का विस्तार होता गया और अनेक प्रकार के मशीनों के माध्यम से, है ना, कच्चे माल को पक्के में तब्दील किया गया। और इसके लिए बहुत से कहा जाए तो मनुष्यों की आवश्यकता कम होने गई, अर्थात मजदूरों की आवश्यकता कम होती गई, लेकिन उसके बावजूद भी मशीनों की आवश्यकता में वृद्धि होती गई, है ना, वृद्धि होती गई और मनुष्यों का काम ये जो मशीन है वो आसान करते गए। और इन्हीं उद्योगों के सहारे राष्ट्र का एक प्रकार से कहा जाए राष्ट्रीय स्तर निर्धारित होता गया। हमारी राष्ट्रीय स्तर क्या है, सामाजिक ढांचा क्या है, ये सब परिवर्तित हो गया। हमारी जीडीपी अर्थात ग्रोथ क्या है, ये सब उद्योग ही निर्धारित करने लगा। आज भारत में अनेक प्रकार की उद्योग है और ये उद्योगों के कारण, है ना, हम अपने विकास को विश्व के सामने रखते हैं कि हमने किस प्रकार विकास किए, हमने किन किन मुद्दों पर कार्य किए, हम विश्व के सामने अपने आप को एक प्रकार से आईना दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं, पिछले कुछ दशकों में इस व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन आए। जैसे एक बड़े कारखाने में माल का कुछ हिस्सा बनता तो बाकी हिस्से किसी अन्य जगहों पर ये चीज़ें दुनिया भर में बिकने जाती। क्या उत्पादन करना है, किस मात्रा में करना है आदि निर्णय वे लोग करते थे जो इन उद्योगों में लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी लगाते हैं। अब इसमें कहा गया है औद्योगिकरण, जो पूंजीपति लोग हैं वह बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं तो वह कच्चे माल लाते, कच्चे माल को पक्के में तब्दील करते। कुछ स्थान ऐसा होता है जो कच्चे माल को किसी पक्के माल करने के लिए दूसरे कंपनी में भेजे जाने लगते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण बहुत गहरे रूप में हमारे जीवन यापन पर प्रभाव डालता है। तो वास्तविक में देखा जाए औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों का अत्यधिक प्रयोग, उद्योगों के अत्यधिक प्रयोग के कारण ही आज बहुत सारी वस्तुएं हमें सस्ती और सुविधा युक्त मिल रही है। हमारे कहा जाए हमारी हर एक समस्याओं का अंत हो गया है उद्योगीकरण से उत्पन्न माल के कारण। ठीक है, जैसे कि बर्तन से लेकर या सुई से लेकर बहुत बड़े हवाई जहाज या पेट्रोल क्या बोलते हैं उनको, रेल इंजन, यहाँ तक हर आवश्यकताओं की पूर्ति उद्योगों से होती है। ठीक है, और यहाँ एक प्रकार से देखो तो यह विज्ञान का एक प्रकार से चमत्कार ही है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को दिनों दिन पूर्ति कर रही है उन उद्योगों के माध्यम से। लेकिन एक बात और, इन उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्ति अर्थात शिक्षित व्यक्ति बड़े बड़े मशीनों को चला रहे हैं, तो उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। और अप्रशिक्षित व्यक्ति जब उनको चलाएंगे मशीनों को तो नुकसान हो सकता है, उनका भी नुकसान हो सकता है जो व्यक्ति चला रहा है, या और मालिक का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर उद्योगों को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता हुई और प्रशिक्षित व्यक्तियों को यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य आज अनेक प्रकार के ITI संस्थान कर रहे हैं, ITI संस्थानों में हो रही है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के और उद्योगों से संबंधित ट्रेनिंग प्राइवेट और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में हो रही है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिनके माध्यम से इन उद्योगों का कार्य और आसानी से संपन्न हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं शिक्षा ही वो कड़ी है जिसके माध्यम से उद्योगों का और विस्तार होने लगा। जब अंग्रेज आए तो उस समय भारत के लोगों में शिक्षा का अभाव था। ठीक है, तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारे उद्योगों को, काम धंधों को चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, इसलिए भारत के बहुत बड़े वर्ग को, है ना, शिक्षित करने का काम किया और उन्हें आसानी से शिक्षित व्यक्ति मिल जाता था और उनको उद्योगों में काम करने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार ये हो गया आपका औद्योगिकरण। ठीक है, दूसरा चलते हैं राष्ट्र और राज्य। राष्ट्र अर्थात एक प्रकार से कहें तो देश। ठीक है, और पहले समय में देश को ही राज्य कहा जाता था।
ठीक है, देश को ही राज्य कहा जाता था। अब यहाँ पर कहें राष्ट्रवादी राज्य, राष्ट्रवादी राज्य, तो आइए हम इसी को समझते हैं। पुराने समय में राजघरानों के राज्य या साम्राज्य होते थे जो उस राजवंश की ताकत के अनुसार बड़े या छोटे होते थे। इसके विपरीत आधुनिक राज्य एक क्षेत्र के निवासियों के साझे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बने हैं। राष्ट्र किन्हीं खास पहचानों के आधार पर बनते हैं, जैसे साझे विचार, संस्कृति, भाषा या धर्म। ये राष्ट्र राज्य पुराने राजघरानों के खिलाफ नागरिकों के संघर्ष से, जैसे फ्रांस या इंग्लैंड या फिर दूसरे राज्यों की शासन के खिलाफ संघर्ष से बने हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो संघर्ष से बने हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, ठीक है, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाया, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और एक अलग गणतांत्रिक राज्य बना। ठीक उसी प्रकार पुराने समय में बड़े बड़े राजघराने हुए करते थे। उस राजघराने के अनुसार उनकी राज व्यवस्था, उनका एक क्षेत्र हुआ करता था जिनको छोटे या बड़े क्षेत्रीयता के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र किन्हीं खास पहचानों के आधार पर बनते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र किसी खास पहचान के आधार पर बनता है। उस देश की संस्कृति, उस देश की भाषा, उस देश की धर्म, उस देश का विचार, इन्हीं सब को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, उस सब मिला करके राष्ट्र का निर्माण होता है। आमतौर पर ये राज्य अपने नागरिकों के बीच कम से कम कुछ मायने में समरूपता लाने का प्रयास करते हैं ताकि वह राष्ट्रवादी राज्य स्थिर बना रहे। आमतौर पर यहाँ पर कहा गया है कि उस राज्य के प्रत्येक नागरिक कुछ मायने में समरूपता लाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर कहा है समरूपता, अर्थात एक प्रकार से देखिए समान रूप में लाने का प्रयास करते हैं ताकि उस देश की राष्ट्रवादी व्यवस्था कायम रहे। ठीक है, अब देखिए भारत एक गणतांत्रिक राज्य है या राष्ट्रवादी राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ की अपनी एक अलग संस्कृति है, पहचान है, धरोहर है, धर्म है, वेशभूषा है ना। तो ये सब एक राष्ट्र का निर्माण करता है और जो यहाँ के नागरिकों से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्र राज्य, अर्थात कह सकते हैं राष्ट्रवादी राज्य। तो आइए हम चलते हैं तीसरा आइए लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम साधारण सी भाषा में समझें तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है कि वह स्वयं अपना राजा चुने। पहले जो राजशाही व्यवस्था हुआ करता था जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि को वह राजा बनाता है, यही लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र का मैंने एक परिभाषा बताया, जनता के लिए जनता का शासन, ये है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति या उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति अपने राजा अर्थात जो उन पर शासन करता है उनको चुनता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं और लोकतंत्र को। इसमें से दो महत्वपूर्ण बातें निहित हैं। पहले कि यह राज्य का कामकाज किसी राजा या नेता या सेनापति की मन मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि सभी लोगों की इच्छा अनुसार चलेगा। लोगों की इच्छा क्या है, कैसे पता करें, इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। देखिए, पहले राजा के बेटा राजा बनता था, है ना, और उनका जो सेनापति था या नेता था वह अपनी मन मर्जी से शासन चलाया करता था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, जनता की इच्छाओं को ध्यान में रख करके शासन चलाना होता है। जनताओं को क्या चाहिए, उस राज्य के नागरिकों को क्या चाहिए, इस आधार पर, है ना, इस आधार पर क्या किया जाता है, शासन चलाया जाता है। लोगों की इच्छा क्या है, कैसे पता करें, इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे मंत्रिमंडल बनता है, कोई भी मतलब दल है बहुमत प्राप्त करता है, उनमें से एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है ना। तो मंत्रिमंडल का दायित्व होता है कि
वह जिस विभाग में है उस विभाग की कमजोरी अच्छाइयों का पता लगाए और अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू करे, है ना। जितना ज़्यादा योजनाओं को वो लागू करेंगे उतने ही ज़्यादा उस राज्य के नागरिक सफल होंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, उनकी जीवन शैली में सुधार हो पाएगा। इसके लिए संसदीय चुनाव, मीडिया, संसद आदि में खुले वाद विवाद आदि व्यवस्थाएं अपने देश में बनाई गई हैं। लोकतंत्र का दूसरा अर्थ है नागरिकों की स्वतंत्रता। एक व्यापक दायरे के अंदर हर नागरिक स्वतंत्र है अपना जीवन जीने को, अपना स्वतंत्र मत बनाने व रखने की, अपनी पसंद की चीज़ों खरीदने को, अपने पसंद के काम करने को आदि। अब देखिए, प्रत्येक राज्य में वाद विवाद के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आजकल मीडिया में भी वाद विवाद होता है, संसद में वाद विवाद होता है ना। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में वाद विवाद होता है और अपने अपने विचारों को उनमें रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और लोकतंत्र का दूसरा अर्थ है नागरिकों की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वह अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। वह किसी स्थान में रह सकता है, साथ ही साथ वह किसी को मत दे सकता है और अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकता है, पसंद की चीज़ें, पसंद के काम को कर सकता है, ठीक है। कोई समूह या शासन उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने विचार बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और प्रत्येक देश का उनका एक संविधान होता है और उस संविधान में यह स्वतंत्रता होती है कि नागरिकों के बहुत कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। उन अधिकारों के विरुद्ध वहाँ की सरकारें या कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। इसी स्वतंत्रता और साझे उद्देश्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए सभी नागरिकों से अपेक्षा होती है कि वे सार्वजनिक जीवन में सही जानकारी व समझ के साथ नीतियों को बनाने व उन्हें क्रियान्वित करने में भाग लें, है। तो इस प्रकार उस राज्य, जैसे भारत एक राज्य, भारत राज्य की अनेक प्रकार की राज्य में समस्याएं हैं, उनके लिए नीतियां बनाना, उनके लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं को लागू करना जो उस राज्य के नागरिकों के हित में हो, है ना। अभी वर्तमान में किसान बिल आया, तो किसान बिल आया तो किसानों को लगा कि ये बिल हमारे अहित में है, इसलिए बहुत से राज्य के किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमने मुखिया चुना है, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, वो हमारे हित में काम करें, अहित में काम न करें। आने वाली पीढ़ी को तैयार करें, कैसे करें, इसके लिए 3 बातें प्रभावित करती। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन प्रणाली एक खास तरह के शिक्षित, कुशल और अनुशासित श्रमिकों की मांग करती है जो बदलती तकनीकों को समझकर अपना सके। ऐसे ग्राहकों की मांग करती है जो नई नई चीजों को आजमाएं। राष्ट्र राज्यों की भी अपनी जरूरतें हैं। सारे नागरिक एक सी भाषा बोले, एक ही संस्कृति अपनाएं, उनके विचारों में एकात्मकता हो। दरअसल लगभग सारे राज्यों ने किसी न किसी प्रकार की सार्वजनिक शिक्षण प्रणाली को स्थापित किया और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास किया। तीसरा देखते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि व क्षमताओं का विकास हो। हर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है, समझबूझ के साथ सार्वजनिक जीवन में भाग ले। जाहिर है कि इन तीनों तरह की मांगों के बीच गहरा आपसी संबंध है और कहीं कहीं विरोधाभास भी है। तो आइए हम इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आइए अब देखते हैं औद्योगिकरण, राष्ट्रवादी राज्य और लोकतंत्र, तीनों में संबंध देखते हैं, ठीक है। संबंध देखिए तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उद्योगों में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो उनको चलाने के लिए अच्छे कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है ताकि उद्योग और ज़्यादा सफल हो सके। साथ ही साथ हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाविदों, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है ताकि उद्योगों में और सुधार कर सकें। इसके लिए उद्योगों में सुधार करने के लिए राज्य के लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब राज्य के लोगों की यह मतलब कर्तव्य होता है कि राज्य में एकरूपता बनाए रखने के लिए, है ना, एकरूपता बनाए रखने के लिए
राज्य की संस्कृति में एकरूपता होनी चाहिए, उनकी परंपराओं में एकरूपता होनी चाहिए, उनकी भाषा, धर्म इत्यादि में भी एकरूपता होनी चाहिए, तभी वह राज्य ज़्यादा सफल हो सकता है। लेकिन भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए एकरूपता नहीं पाई जाती, भाषाएं भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग है ना। तो इस प्रकार इसमें क्या होना चाहिए, एकरूपता या समरूपता पाई जानी चाहिए। लोकतांत्रिक आधार होना चाहिए, अर्थात लोगों के जितने भी अधिकार है वह सुरक्षित होने चाहिए, वह कहीं भी जा सकते हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इनके सबके लिए, सबको आपस में संबंध स्थापित करने के लिए या जोड़ने के लिए है ना, हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। शिक्षा ही वह अस्त्र है जिसके द्वारा हम इन दिनों में आपसी संबंध स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा उद्योगों को और विकसित कर सकते हैं, वहाँ के जो कारीगर है उनको और कुशल कर सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं, नागरिकों को, राष्ट्र के नागरिकों को है ना अच्छी दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं, राज्य में नई चेतना ला सकते हैं। साथ ही साथ हम अनेक प्रकार की संस्कृति, भाषा के प्रति सम्मान रख सकते हैं, या केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन आज हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृति है, अनेक प्रकार के राज्य, वहाँ की अलग भाषाएं हैं, इस प्रकार अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो शिक्षा के माध्यम से ये जो द्वंद की स्थिति है इसको दूर किया जा सकता है। तीसरा है लोकतंत्र, है ना। तो लोकतंत्र में शिक्षा के माध्यम से हम अच्छे नागरिकों, मतलब एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं, है ना। बच्चे बड़े होकर के नागरिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ वह जब नेता चुन रहे हैं ना, या उन पर शासन करने वाला कोई व्यक्ति चुन रहा है, तो अच्छे व्यक्ति को चुन करके उनके हितों में काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुन करके लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं, है ना। तो ये हो गया औद्योगिकरण, राज्य लोकतंत्र में संबंध। तो शिक्षा ही आपस में संबंध स्थापित करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए जानते हैं आधुनिक विश्व में गैर बराबरी मतलब असमानता। तो आधुनिक विश्व में असमानता पाई जाती है। पहला लेते हैं लैंगिक असमानता, दूसरा लेते हैं जातिगत असमानता, तीसरा लेते हैं सामाजिक असमानता। ठीक है, तो इस प्रकार की असमानता पाई जाती है। लैंगिक असमानता अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि देशों में लैंगिक असमानता पाई जाती है ना, पाई जाती थी, और लिंग के आधार पर असमानता देखी जाती है। दूसरा जातिगत, अनेक देशों में नस्लीय टिप्पणी हुआ करता, जैसे गोरे काले, इस प्रकार की जातिगत असमानता थी। तीसरा सामंती अर्थात धनी, ठीक है, मतलब पूंजीपति और निम्न, इस प्रकार की असमानता पाई जाती है। पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग, है ना, इस प्रकार की असमानता पाई जाती है। तो हो गई पुराने समय में। अब आइए देखते हैं आज के समय में। देखें तो अनेक प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। इन्हीं के अंतर्गत आता है अनेक प्रकार की असमानताएं, जिनके कारण दो स्तर में बढ़ गए, समाज दो स्तर में बढ़ गए। तो पूंजीपति वर्ग एक निम्न वर्ग, है ना, या कहें पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, है ना, उच्च नीच, है ना। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की असमानता पाई जाती है। तो देखिए, ये जो आधुनिक विश्व की बात करें, तो हम औद्योगिकरण की बात करें, तो औद्योगिकरण के इस युग में दो वर्ग में बढ़ गए, पूंजीपति वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग, अर्थात जो श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग क्या करता है, पूंजीपति के यहाँ जाकर के काम करता है, काम करके जो भी मिलता है उसका क्या करता है, खाना पीना वगैरह खाता है, अपना जीवन यापन करता है और एक दिन मर जाता है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग होता है, मजदूरों से काम लेता है, उस काम के बदले उनको पैसा देता है ना, और अपने माल को और उत्पादन करता है, कहीं भी वह निवेश कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन मजदूर ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व में गैर बराबरी, है ना। आजकल नेता लोगों के बीच भी असमानता पाई जाती है ना। कोई प्रधानमंत्री है तो कोई उप प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है तो कोई और सचिव है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की असमानताएं पाई जाती है, और इन असमानताओं के कारण समाज, है ना, अनेक खंडों में विभक्त हो गया है। तो
ये हो गया आधुनिक विश्व में गैर बराबरी व असमानता अर्थात विविधता। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं असमानता और शिक्षा। ठीक है, असमानता और शिक्षा मतलब हमने इसके पहले देखा कि अन्य क्षेत्रों में असमानता पाई जाती है, चाहे लैंगिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो या जातिगत असमानता हो। तो उन असमानताओं को दूर करने का कुछ प्रयास शिक्षा की है, अर्थात जो बीच की खाई थी, है ना, गहराई थी, उसको प्रयास करने का काम शिक्षा की है ना। अनेक राज्यों में शिक्षा के माध्यम से असमानता को दूर करने का प्रयास किया है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस, जर्मनी इत्यादि देशों में असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए गृह युद्ध हुआ और एक प्रकार से क्रांति भी आई, जिनके कारण कुछ हद तक असमानता दूर हुई। लेकिन असमानता को दूर दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है तो व्यक्तिगत उन्नति, ठीक है, पहला है व्यक्तिगत उन्नति। अगर प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से उन्नति कर ले, है ना, तो वह ये कह सकते हैं कि वह जो निम्न वर्ग है उनसे ऊपर उठ सकते हैं। अर्थात ये भारत राज्य में आ गए हैं, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो क्या होगा, जो असमानता है वह दूर हो जाएगा, है ना। कुछ गिने चुने लोग पूंजीपति होंगे, लेकिन जब व्यक्तिगत उन्नति होगी तो एक बड़ा वर्ग क्या होगा, समानता की स्थिति में आएगा। इसी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के आरक्षण है, अनेक प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं ताकि वह असमानता को दूर कर सके, है ना। यह हो गया व्यक्तिगत उन्नति को होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए, असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से जो असमानता है उसको दूर किया जा सकता है और समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा के माध्यम से उनको कुछ नया ज्ञान दे करके जो असमानता है उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, अनेक प्रकार की भेदभाव है, छुआछूत की भावना है, तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। अनेक प्रकार के रैली के माध्यम से या अनेक प्रकार की व्याख्यान संगोष्ठी इत्यादि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन ला करके हम असमानता को दूर कर सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत उन्नति, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। तो जानते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में हमने समानता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज के शांतिपूर्ण निर्माण का संकल्प लिया था। इस बदलाव को लाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका देखी गई। देश के संविधान तथा विकास योजनाओं में इसके लिए प्रावधान किए गए। इतने बड़े विविधतापूर्ण देश में सबको शिक्षा उपलब्ध कराना कोई आसान काम नहीं है। हम यह भी अध्ययन करेंगे कि हम किस हद तक इसमें सफल हुए हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो अनेक प्रकार के संकल्प लिए। इसके लिए संविधान में बहुत सारी बातें वर्णित है, साथ साथ अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनमें भी लागू किया गया। एक लक्ष्य रखा गया कि जो समाज में असमानताएं हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाए। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके लिए, है ना, इसके लिए अनेक प्रकार की आयोगों का गठन हुआ जिनके माध्यम से असमानता को दूर कर किया गया। साथ ही साथ अनेक प्रकार की और संगठनों के द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। तो ये था स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। आज के लिए इतना ही। अगर इस पार्ट में आज जो पढ़ाएं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।